गुड इवनिंग व्यूअर्स। तो हम सभी आपको आज की लाइव इस क्लास में पढ़ाएंगे। हम आपको बर्थडे बर्थडे पार्टी के बारे में जो हैरोल्ड पेंटर के द्वारा लिखा गया उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम देख लेते हैं हैरोल्ड पेंटर के द्वारा जो लिखा गया बर्थडे पार्टी है वो जो है क्या क्या है। तो बर्थडे पार्टी के बारे में देख लेते हैं। देखो, बर्थडे पार्टी हैरोल्ड पेंटर के द्वारा लिखा गया ये एक प्ले है, ठीक है ना। ये एक हैरोल्ड पेंटर द्वारा लिखा गया एक प्ले है जिसे रिटर्न किया गया है 1957 में 1957 में लिखा गया और परफॉर्म किया गया है इसको 1958 में, यानी लिखा गया 1957 में, परफॉर्म किया गया 1958 में और पब्लिश हुआ एज ए बुक फॉर्म में जो है वो 1959 में। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है टाइप्स ऑफ ड्रामा एंड जीनायर, मतलब कैसा टाइप्स ऑफ ड्रामा या जीनायर है, तो ये आपको देख लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये टाइप्स ऑफ द ड्रामा या जीनायर जो होगा वो एब्सर्ड प्ले होगा। अगला है स्टाइल कैसी है, तो कॉमेडी ऑफ मीन्स है। तो ये थोड़ा सा बेसिक परिचय है, इंट्रोडक्शन है अबाउट बर्थडे पार्टी। तो अगला पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मेन कैरेक्टर की हम बात कर लेते हैं। मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले स्टैनली वेबर्स हैं जो होटल रहती है उसका जो है ये पहला ही मैन होता है जो वहाँ पर रहता है और सरोगेट चाइल्ड की तरह रहता है। लगभग इसकी उम्र ए मैन इन हिज लेट 30s, ही इज अ पियानिस्ट हाइड फ्रॉम द मिस्टीरियस प्लेट। और ये जो है अपनी हाइडियस पर्सनालिटी के लिए जाना जाता है। ये हमेशा कभी कभी पूछा जाता कि हु वाज क्लीनेड इन द होल बर्थडे पार्टी के लिए, तो आपको स्टैनली वेबर ही लगाना है। तो एंड हिज एज वाज 30 अप्रॉक्सीमेट। सो नेक्स्ट है, देखिए ये दो इसमें लेडी एंड जेंट्स दिख रही हैं, ये मेन कैरेक्टर्स हैं। ये मैक बोल्स एंड पैटी बोल्स हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो मैक बोल को देख लेते हैं, लैंड लेडी हैं। ये महानुभाव जो मैडम दिख रही है ये मैक बॉल है, बॉल्स है। लैंड लेडी है, सी मैरिड टू द पेटी, और वो पेटी से शादी करती है। एंड हिज मैटरनल समटाइम्स ब्लरिंग रिलेशनशिप विद स्टैनली। और लगभग लगभग वो जो है बहुत हैप्पी रहती है अपने पति के साथ। अपनी हस्बैंड यानी पैटी बोल्स की काफ़ी केयर करती हैं, लंच वगैरह देती हैं। अप्रॉक्सीमेट जो है इन दोनों की उम्र 60 के अप्रॉक्स होती है। अगला इसी में पैटी बोल्स, मैंने आपको बताया कि ये मैक बोल्स हैं और ये पैटी बोल्स हैं। हाँ, ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं जो कि ओनर भी हैं उस होटल की या इनकी जहाँ पर ये जो सी साइड में लोकेटेड होता है। तो पेटी बोल्स मेक्स हस्बैंड एंड ओनर ऑफ द बोर्डिंग हाउस, और वो जो बोर्डिंग हाउस होता है होटल होता है उसकी ओनर भी होते हैं कौन, पेटी बोल्स। ये मेग के हस्बैंड है यानी मेग वाइफ है और ये जो है पेटी बोल्स इनके पति। अगला है गोल्डबर्ग। देखिए यहाँ पर एक पर्सन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग और मैककेन जो दो स्ट्रेंजर रहते हैं और दोनों अजनबी रहते हैं, बाहर से आते हैं। फर्स्ट ओपनिंग सीन में ही सबसे पहले जब वो नाश्ता देने आती है तो अपने पति को गोल्ड स्टैनली को बताती है कि दो अजनबी व्यक्ति स्ट्रेंजर हमारे जो है बोर्डिंग हाउस में आने वाले हैं। और वो कौन है, गोल्डबर्ग एंड मैककेन, और ये दोनों स्ट्रेंजर हैं। ये दोनों मिस्टीरियस पर्सनालिटी हैं इस पूरी प्ले में, स्ट्रेंजर्स हैं और जो कि स्टैनली को लेने आते हैं। और स्टैनली एक क्रिमिनल टाइप का आदमी, बदमाश आदमी था, तो उसे लेने आते हैं। इसी में है लूलू, एक करेक्टर है लूलू। लूलू लूलू माल भी है। हाँ, लूलू एक करेक्टर है। यंग वीमेन हु अटेंड्स द बर्थडे पार्टी, एक वीमेन होती है जो बर्थडे पार्टी को अटेंड करती है। सी वॉज ए फैशनेबल लेडी, शायद वो जानी जाती है अपने फैशनेबल क्लॉथ्स के लिए। ये था। अगला है थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ लेते हैं, होटल इन सी साइड। ये देखिए होटल आपको दिख रही है, पूरी होटल दिख रही है और ये होटल जो है सी साइड में उपस्थित होती है, लोकेटेड होती है। स्टैनली वॉज द फर्स्ट विजिटर, जो स्टैनली पहले से ऑलरेडी उस बोर्डिंग हाउस में रहता है। होटल कह दो या बोर्डिंग हाउस कह दो,
तो यहाँ पर फिलहाल होटल नहीं लिखा है, यहाँ पर बोर्डिंग हाउस दिया गया है। बोर्डिंग हाउस दिया गया है जो एक छोटा सा सी साइड में लोकेटेड होता है। स्टैनली वाज विजिटर ऑफ द होटल बट लिव्स इन सरोगेट सन ऑफ मेग, और वो मेग के सरोगेट सन की तरह रहता है, बट वर्क एज ए पियानिस्ट, लेकिन वो पियानिस्ट के तौर पर भी काम करता है। अगला है थीम ऑफ द प्ले। तो हम थीम ऑफ द प्ले में देख लेते हैं तो कुल इसके 3 तरह की थीम्स बनती हैं। पावर ऑफ ऑपरेशंस, आइडेंटिटी एंड एलिनेशंस, एब्सर्डिटी एंड टेरर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो दूसरा है आइडेंटिटी एंड एलिनेशन, जो कि स्टैनली वेबर से रिलेटेड है, ये पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन कुछ, अब हम एमसीक्यू की तरफ देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू कौन कौन से हो सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू होंगे, उसमें हम देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट 30 मतलब नॉट एग्जैक्ट। तो थर्ड तो देख ले एमसीक्यू। फर्स्ट एट ऑल बर्थडे पार्टी वाज परफॉर्म्ड इन विच ईयर, किस साल बर्थडे पार्टी परफॉर्म की गई है। क्वेश्चन पूछ रहा है परफॉर्म, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि परफॉर्म किस साल किया गया है। तो 1956, 57, 58, 1960। तो आपको ये बताना है लिखा कब गया है, आपको ये देखना लिखा गया 57 में परफॉर्म किया गया, 58 में, और पब्लिश हुआ 59 में। ये 3 डेट आपको याद रखना है। अगला है दूसरा क्वेश्चन है द प्ले इज जनरली क्लासिफाइड बिलोंगिंग टू विच मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट से ये प्ले बिलोंग करता है। तो थिएटर ऑफ अब्सर्ड, किचन सिंक, रियलिज्म, एपिक थिएटर एंड एक्सप्रेशन। तो आप सभी जानते हैं थिएटर ऑफ अब्सर्ड, हरोल्ड पेंटर वाज नोन फॉर द थिएटर ऑफ अब्सर्ड ऑफ द प्ले, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन है वेयर इज द एक्शन प्ले सेट, जो सारे प्ले या एक्शन हुए थे वो कहाँ सेट हुए थे। सी साइड, बोर्डिंग हाउस, लंदन फ्लैट, कंट्री मेंशन, प्रिजन। तो ए ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन है हु इज द ओनली बोर्डर लिविंग इन द मेग एंड पेटी हाउस बिगिनिंग, केवल ओनली, मैंने अभी आपको बताया था कि कौन ऐसा पहला बंदा था जो उस बोर्डिंग हाउस में रहता था। फर्स्ट ऐसा बंदा था गोल्डबर्ग, मैकन, तो बाद में आते हैं। तो स्टैनली वेबर जो है ऐसा फर्स्ट बंदा रहता है जो बाद में सॉरी पहले से ही उपस्थित रहता है बोर्डिंग हाउस में। 5वां नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द इंस्ट्रूमेंट स्टैनली क्लेम्स ही यूज्ड टू प्रोफेशनल प्लेयर ऑफ वायलिन, पियानो, ट्रम्पेट एंड ड्रम्स। तो मैं आपको बता दूं कि स्टैनली क्या बजाता है, पियानो बजाता है। 6वां नंबर क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज फॉर टेरर। देखो जब अंधेरा हो, सेकंड एक्ट में अंधेरा हो जाता है और स्टैनली वेबर में को धक्का देता है और लाइट चली जाती है, तो उस समय वो लूलू को सीरियस करने का भी प्रयास करता है। तो कह रहा है कि कौन सा टेरर को क्रिएट करने के लिए कौन सा जो है चीज नहीं यूज किया गया, नॉट यूज्ड फॉर टेरर। तो ऑप्शन देख लेते हैं बलून, ब्रोकन ग्लास, द टॉर्न स्ट्रिप, द टॉर्च। तो मैं आपको बता दूं ब्रोकन ग्लास है, टॉर्न न्यूज़पेपर है, स्ट्रिप है, टॉर्च है, और एक ड्रम भी होती, टॉय ड्रम भी होती है। तो बी ऑप्शन यानी बी नहीं है, सॉरी ए ऑप्शन यानी बलून्स नहीं यूज होते हैं। तो कौन सा नहीं यूज होता है, क्या चीज नहीं यूज होता है, बलून्स यूज नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है What object does Goldberg and Macon repeatedly use to intimidate Stanley during the interrogation scene? इंटरोगेशन सीन में क्या चीज को गोल्डबर्ग और मैकन बार बार यूज करते हैं। तो एक गन यूज करते हैं, टॉर्च यूज करते हैं, न्यूज़पेपर, टॉय ड्रम यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, टॉर्च यूज करते हैं। 7 के बाद हम 8 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एक्यूजिशंस मेड अगेंस्ट द स्टैनली एक्ट सेकंड। एक्ट सेकंड में स्टैनली के खिलाफ कौन सा एक्यूजिशन नहीं यूज किया जाता है। स्टैनली वैसे तो क्रिमिनल टाइप का आदमी होता है, मैन होता है। ही बिट्रेड बाय ऑर्गेनाइजेशन भी सही है। यू किल्ड योर वाइफ, ये भी सही है। यू हैव सक्सेसफुली डिजीज्ड सोल, ये भी सही है। यू बिट्रेड आवर मदर, मतलब तुमने मेरी माँ को गाल धोखा छोड़ दिया, यही चीज यूज नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें जो डी। 9 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ द प्ले स्टैनली इज टेकन अवे बाय गोल्डबर्ग एंड मैकन, और बिल आखिर में जो है स्टैनली
At the end of the play, Stanley is taken away by Goldberg and Mackin wearing. प्ले के आखिर में जो है स्टैनली और मैकन को ले जाते हैं, किस सॉरी गोल्डबर्ग और मैकन स्टैनली को ले जाते हैं दूर। तो वो क्या पहने हुए थे? पैजामा पहने हुए थे, उसके स्मार्ट सूट, लोअर हैट और पेटी कोट, नथिंग। तो मैं आपको बता दूं कि 10वें में करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो न पैजामा पहने हुए थे, न कोट पहने हुए थे, न नथिंग पहने हुए थे। बी ऑप्शन ए, स्मार्ट जूस एंड लोअर हैट। 11 9 इधर 10 नंबर क्वेश्चन 8, हाँ आगे पीछे हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट गिफ्ट डज मैक गिव स्टैनली फॉर हिज बर्थडे? ये क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट पिछले साल 2018 के एलटी में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आ गया था। तो व्हाट गिफ्ट डज मैक गिव स्टैनली फॉर हिज बर्थडे? तो कौन सा गिफ्ट बर्थडे पर स्टैनली को मैक देती है? तो मैं आपको बता दूं कि मैक टॉय ड्रम देती है। मैक क्या देती है? टॉय ड्रम देती, लेकिन टॉय ड्रम लाया कौन था, किसके लिए? वो लूलू लाई थी, किसके लिए? स्टैनली के लिए। ये चीज है, आपसे अगर इस तरह पूछा जाता है, हु ब्रॉट द ड्रम, ए टॉयज ड्रम फॉर स्टैनली, तो फिर लूलू हो जाएगा, लेकिन उसको गिफ्ट कौन करती? मैक करती। 10 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, वो विच करेक्टर सेज द लाइन सैटर्न डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू? कौन सा करेक्टर ये बताता है, ये लाइन कहता है कि उन्हें ये मत बताना कि क्या करना है? ये जब मैककेन और गोल्डबर्ग इसको ले जाते हैं स्टैनली को, तब वो मैग चिल्ला के ये शब्द कहती है। ठीक, ठीक है। अगला तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। पिंटर्स डिस्क्राइब हिज स्टाइल इन दिस प्ले एज, मतलब पिंटर्स ने किस स्टाइल में को अपने प्ले में, इस प्ले में सो डिस्क्राइब किया है? कॉमेडी ऑफ मीन्स, ट्रेजेडी ऑफ एब्सर्ड, डोमेस्टिक रियलिज्म एंड पॉलिटिकल सटायर। तो कॉमेडी ऑफ मीन्स यूज किया है। अच्छा, मान लो कि आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लो आपको कॉमेडी ऑफ मीन्स ना होता, तब क्या होता? तो इस प्ले को आप ट्रेगी कॉमेडी से भी जोड़ सकते हैं। ठीक, ट्रेगी कॉमेडी से भी जोड़ सकते हैं, यानी तो फिलहाल तो इसमें दिया गया है कॉमेडी ऑफ मीन्स एक स्टाइल है एब्सर्ड प्ले की। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट हैपेंस what happens to Stanley's glasses during the birthday party game? बर्थडे पार्टी जब हुआ करती थी तो उसके स्टैनली के ग्लास, जो चश्मा वो पहनता है, उसका क्या होता है? हिडन हो जाता है, मैकन क्लीन कर देता है, लॉस देम दे आर ब्रोकन। तो जो चश्मा होता है वो क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, विच करेक्टर ब्रिंग्स लूलू टू द बोर्डिंग हाउस? कौन सा करेक्टर लूलू को बोर्डिंग हाउस लाती है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन देख लेते हैं, स्टैनली, गोल्डबर्ग, पैटी एंड मैकन। तो कौन सा करेक्टर जो है लूलू को बोर्डिंग हाउस लाती है? तो वो है गोल्डबर्ग। लाती है, लाता है, गोल्डबर्ग लाता है, लाता लाती होता रहता है, ये इंग्लिश में है। तो गोल्डबर्ग उसे लाता है, किसको लाता है? लूलू को। ठीक है, और गोल्डबर्ग और लूलू का जो है प्रेम प्रसंग भी होता है। गोल्डबर्ग सिड्यूस करने का भी प्रयास करता है, और लूलू एक ऐसी लड़की होती है जो दोनों लोगों से फ्लर्ट करती है। किससे? स्टैनली से भी फ्लर्ट करती है, और जो है गोल्डबर्ग से भी फ्लर्ट करती है। ये चीज है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोल्डबर्ग यूज सेवरल डिफरेंट नेम्स फॉर हिमसेल्फ व्हिच इज नॉट वन ऑफ देम? गोल्डबर्ग कुछ नाम अलग अलग यूज करता है, इसमें आंसर दिया गया है। गोल्डबर्ग कुछ नाम यूज करता है, वो कौन सा नहीं है? तो नेट, सैमी, बैनी, सिडनी। तो जो नाम यूज नहीं करता है, नेट भी यूज करता है, सैमी भी यूज करता है, सिडनी भी यूज करता है, बैनी यूज नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन सी, बैनी। 15 नंबर क्वेश्चन है, कुछ आगे पीछे हो गए, स्लाइड कुछ आगे पीछे चल रही है। 15 का 17 रहा, फिलहाल देखते हैं, आगे पीछे हो गए नंबर। हाँ खैर, अगला क्वेश्चन है, द प्ले एंड्स विद द मेक कंप्लीटली अनवेयर स्टैनली हैज बीन टेकन अवे।
प्ले जो है खत्म होता है, कैसे खत्म होता है, मेरे को ये पता नहीं होता है कि स्टैनली जो है दूर चला गया है। व्हाट डज शी हैप्पीली रिमेंबर, और बिल आखिर में वो क्या कहती है, एटलीस्ट वो क्या कहती है प्ले को लेकर। तो प्ले को लेकर क्या कहती है, इट वॉज ए लवली पार्टी ये भी कहता है, इट वॉज अ बेली ऑफ द बॉल कहती है, ये भी सही है, स्टैनली प्लेड ब्यूटीफुल ये नहीं कहती, ये नहीं कहती, यानी सीन करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी ये दोनों स्टेटमेंट मेग जब प्ले एंड होता तो कहती है। अगला क्वेश्चन है, हु ट्राइड टू सीड्यूस लूलू इन द प्ले बर्थडे पार्टी। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सीड्यूस करने का प्रयास करता है लूलू को बर्थडे पार्टी में। देखिए तो स्टैनली, पेटी, गोल्डबर्ग एंड मैककेन। इस कंडीशन में आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, स्टैनली एंड गोल्डबर्ग। तो जबकि गोल्डबर्ग जो है एक्ट थर्ड में जो है सीड्यूस करता है, उसके साथ रोमांस करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी, अगर गोल्डबर्ग नहीं होता तो स्टैनली सेकंड, जब वो अंधेरा हो जाता है ना, तो लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तब वो प्रयास करता है उससे रेप करने का, ठीक है। तो फिलहाल फिलहाल इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता कि किसके किसके साथ वो फ्लर्ट करती, तो स्टैनली के साथ ही फ्लर्ट करती, गोल्डबर्ग के साथ ही फ्लर्ट करती। Question number 18. Who introduced the scene in the act second? Who the interrogation scene in act second. Interrogation scene act second में जो अभी ये statement आते हैं, why did the chicken cross road? Why did the chicken cross the road? Why did chicken cross the road? Why did chicken cross the road? What is the significance of the repeated questions? इस repeated question का क्या मतलब है? It shows the Goldberg humor. It is the part of ritualistic interrogation. Ritualistic interrogation का ये पार्ट है, एंड इट इज स्टैनली जोक, स्टैनली का जोक है। इट्स लूलूज फेवरेट जोक, ये लूलू का फेवरेट जोक है। तो ये सब कोई नहीं है, इसमें बी ऑप्शन सही है, इट इज द पार्ट ऑफ द रिचुअलिस्टिक इंटरोगेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद आयरलैंड एंड विजिबली कंफर्टेबल विद गोल्डबर्ग्स जीविस कम्युनिटी। क्वेश्चन फिर से हम देख लेते हैं, विच कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद आयरलैंड, कौन सा कैरेक्टर आयरलैंड से एसोसिएटेड एंड विजिबली कंफर्टेबल विद गोल्डबर्ग जीविस आइडेंटिटी। तो इसमें जो है जीविस आइडेंटिटी से कौन रिलेटेड है, तो वो है स्टैनली, यानी 19 नंबर का बी क्वेश्चन आपको मिलेगा, यानी स्टैनली। अगला देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चंस। 20 नंबर क्वेश्चन है, पिंटर्स डेडिकेटेड द पब्लिश टेक्स्ट ऑफ द प्ले। जो पिंटर का पब्लिश टेक्स्ट ऑफ द प्ले है वो किसको डेडिकेट किया गया, सैमुअल बेकेट को। वैसे तो सैमुअल बेकेट फादर ऑफ द एब्सर्ड प्ले कहे जाते हैं। बी ऑप्शन है, हिज वाइफ वाइवेन मर्चेंट, he dedicated his whole text of the play वाइवन मर्चेंट, डायरेक्टर पेटर वुड, हिमसेल्फ, और हिमसेल्फ को भी तो इन सब में से करेक्ट ऑप्शन आपको सर्च कर लेना है, हिज वाइफ वाइवन मर्चेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 21. The toy drum that Meg give Stanley symbolically represent. जो टॉय में मैग स्टैनली को देती है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, चाइल्डहुड इनोसेंस, रिग्रेशन एंड लॉस ऑफ द कंट्रोल। सी ऑप्शन, हिज फेल्ड म्यूजिकल करियर वीकन्स। तो इन सभी में से न तो ए सही है, बी, सी, डी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी रिग्रेशन एंड द लॉस ऑफ द कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है, द ब्लाइंडिंग लाइट एंड द गेम्स ऑफ द ब्लाइंड मैन स्टफ इन एक्ट सेकेंड सिम्बलाइजेस। तो द ब्लाइंडिंग लाइट एंड द गेम ऑफ ब्लाइंड मैन्स बफ इन एक्ट सेकेंड जो भी वो क्या सिम्बलाइज करता है, स्टैनलीज लिटरल ब्लाइंडनेस। स्टैनली ब्लाइंडनेस को तो लिटरली ब्लाइंडनेस को शो करती, पावरलेस एंड डिसओरिएंटेशंस एंड बर्थडे सेलिब्रेशंस एंड सेक्सुअल डिजायर्स। तो इसमें से स्टैनली लिबरल ब्लाइंडनेस होगा नहीं,
बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, सेक्सुअल डिजायर होगा नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच क्रिटिक फेमसली कॉल्ड द इंट्रूडर्स गोल्डबर्ग एंड मैककेन द सेरेमोनियल विक्टिम्स ऑफ द कॉमिक ज्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार देख लेते हैं। विच क्रिटिक फेमसली कॉल्ड द इंट्रूडर्स, जो इंट्रूडर होते हैं, बाहरी होते हैं, गोल्डबर्ग एंड मैकेंस, उनको कौन सा क्रिटिक क्या कहता है? तो ये जो स्टेटमेंट है यही इनके बारे में कहा जाता है, सेरेमोनियल विक्टिम्स ऑफ द कॉस्मिक ज्यूस। तो ये कौन कहता है, कौन फेमस क्रिटिक है, इनको गोल्डबर्ग मैकेन को ये स्टेटमेंट बोलते हैं। मार्टिन एस्लिन ये थिएटर ऑफ अब्सर्ड से रिलेटेड थे, एर्विंग वार्डल, हेरोल्ड हब्सन एंड रोनाल्ड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, इरविंग वार्डल। और मैं आपको बता दूं, इरविंग वार्डल को लेकर अभी और आगे भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पिंटर वंस सेड अबाउट द प्ले। पिंटर ने एक बार प्ले को लेकर कहा था, बिट्रेयल ऑफ द आर्टिस्ट वॉट एवर यू थिंक इज इट इज अबाउट पॉलिटिकल ऑपरेशंस द फेलियर ऑफ द कम्युनिकेशंस। तो प्ले को लेकर कौन सा स्टेटमेंट या छोटी सी डेफिनेशंस हेरोल्ड पिंटर ने दिया है, वो है बी, वॉट एवर यू थिंक इट इज अबाउट। ये डेफिनेशन दिया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, इन द फाइनल ऑफ द प्ले, इन द फाइनल ऑफ द प्ले हु सेड दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कौन देता है, कहता है, आई हैव नेवर हैड सच गुड टाइम्स, आई वाज द बेली ऑफ द बॉल, ओह इट वाज वंडरफुल, आई हैव नेवर हैड सच अ लवली पार्टी इन माय लाइफ। तो ये स्टेटमेंट कौन कहता है, तो आपको यही बताना है। मैक कहती है, स्टैनली वेबर कहता है, मैककेन कहता है, गोल्डबर्ग कहता है। तो आपको ये करेक्ट बता देना है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, मैक कहती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, द टर्म कॉमेडी ऑफ मीन्स वॉज क्वाइंड बाई। जो टर्म है इसमें कॉमेडी ऑफ मीन्स, वो किसके द्वारा क्वाइंड किया गया है? जो टर्म है वो इरविंग बेबिट्स, जूल्स लाफोर्स के द्वारा, एजरा पॉन्ड के द्वारा, इरविंग वार्डल के द्वारा। देखिए, इरविंग बेबिट्स जो थे वो टी.एस. एलियट के गुरु जी थे और वो उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाए थे। जूल्स लाफोर्स जो है, इनके बारे में नहीं पता। एजरा पाउंड ये भी इनके एक तरह से गुरु कह सकते हो, जिनको टी.एस. एलियट ने डेडिकेट किया था वेस्टलैंड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है डी, इरविंग वार्डल। तो हु कॉइंड द टर्म कॉमेडी ऑफ मीन्स, इरविंग वार्डल। डी ऑप्शन करेक्ट है। 20 तो ये 26 क्वेश्चंस हैं और मुझे उम्मीद है आप लोग इस 26 क्वेश्चन को बार बार रिपीटेडली अगर देखोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। और ये थोड़ा सा मैंने लिख दिया है इरविंग बेबिट को लेकर। बेबिट वाज द फाउंडर ऑफ न्यू ह्यूमनिज्म। बेबिट जो है न्यू ह्यूमनिज्म के फाउंडर थे अमेरिका में, एंड फियर्स क्रिटिक ऑफ रोमांटिसिज्म, सेंटिमेंटलिज्म एंड अनचेक्ड इमोशनल लिटरेचर। ही टॉट इलियट्स वैल्यू ऑफ द क्लासिकल रिस्टेंस, ट्रेडिशन, डिसिपल्स एंड एथिकल क्रिटिसिज्म। और इन्हीं के इलियट्स लेटर क्रिटिकल एसे सच एज ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल लिखा, और फिर फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म लिखा, जो इन्हीं से प्रेरित थे। तो ये क्वेश्चन नेट वगैरह में आ सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आ सकता है। तो ये थे आपके 26 क्वेश्चंस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। आप लोग पक्का एक बार इनको फिर से बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। 26 क्वेश्चन है और 1 नंबर आपको इस एग्जाम में जरूर आएगा। तो आप लोग 1 नंबर पाने के लिए